शैक्षिक उपग्रह प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। आज हम 11वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत शांति के बारे में चर्चा करेंगे। आज के व्याख्यान के अंतर्गत निम्नलिखित केंद्र बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। शांति का अर्थ, शांति की परिभाषा, शांति बनाम संघर्ष, शांति के निर्धारक तत्व, शांति की वांछनीयता। व्याख्यान का उद्देश्य शांति के अर्थ के बारे में जानकारी देना, शांति के बारे में विद्वानों के विचारों के बारे में जानकारी देना, शांति के निर्धारक तत्वों के बारे में जानकारी देना, शांति की वांछनीयता के बारे में जानकारी देना। युद्ध, आतंकवादी हमले और गुटिये दंगों पर चीखती चिल्लाती अखबार की रपटें हमें निरंतर याद दिलाती है कि हम अशांत समय में रहते हैं। वास्तविक शांति के दुसाध्य बने रहने की सूरत में यह शब्द अपने में काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। यह राजनेताओं, पत्रकारों, उद्योगपतियों, शिक्षा शास्त्रियों और सेनाधिकारियों के ओठों से झरने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हर कोई शांति का हवाला देने के लिए तैयार रहता है और इसका हवाला पाठ्यपुस्तकों, संविधानों, घोषणा पत्रों और समझौतों समेत अनेक तरह के दस्तावेजों में प्यार से संजोए गए आदर्श मूल्य के रूप में भी दिया जाता है। हर किसी को शांति का आह्वान और अनुसरण करने की बात करते देखने से हमें लग सकता है कि इस अवधारणा को और स्पष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वस्तुतः शांति का अर्थ क्या है और आज की दुनिया में शांति इतनी कमज़ोर क्यों है? शांति स्थापित करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? क्या शांति स्थापित करने के लिए हम हिंसा का भी उपयोग कर सकते हैं? हमारे समाज में हिंसा बढ़ने के प्रमुख कारण क्या है? इस व्याख्यान में हम इन्हीं कुछ सवालों को विस्तार से देखेंगे, चर्चा करेंगे। शांति का अर्थ। युद्ध रहित व्यवस्था को शांति के रूप में परिभाषित किया जाता है, परंतु यह उचित नहीं है। केवल युद्ध ही शांति के लिए खतरा नहीं है। शांति ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त हो तथा किसी प्रकार का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शोषण न हो, भेदभाव न हो। प्राचीन काल से ही शांति की आवश्यकता, जरूरत महसूस की जाती रही है। शांति सार्वभौमिक धारणा है, अर्थात शांति की हर समय हर किसी को आवश्यकता है। प्राय सभी धर्मों के व्याख्यानों में शांति एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करती जा रही है। विश्व में विकास एवं प्रगति के लिए शांति अति आवश्यक है और शांति के लिए ही आज मानव बहुत बेचैन है। अनेक संस्थाओं का सहारा लेता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी इसके लिए काफ़ी प्रयासरत है। लोकतंत्र, न्याय और मानवाधिकारों की तरह शांति का जुमला भी एक तकिया कलाम बन गया है। लेकिन हमें निश्चित ही याद रखना चाहिए कि शांति की वांछनीयता आवश्यकता को लेकर यह ऊपरी आम सहमति अपेक्षाकृत हाल फिलहाल की घटना है। अतीत के अनेक महत्वपूर्ण चिंतकों ने शांति के बारे में नकारात्मक ढंग से लिखा है। जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे युद्ध को महिमामंडित करने वाला विचारक था। नीत्शे ने शांति को महत्व नहीं दिया क्योंकि उसका मानना था कि सिर्फ संघर्ष ही सभ्यता की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसी तरह अन्य अनेक विचारकों ने शांति को बेकार बताया है और संघर्ष की प्रशंसा व्यक्तिगत बहादुरी और सामाजिक जीवंतता के वाहक के तौर पर की है।
इटली के समाज सिद्धांतकार विल्फ्रेडो पेरेटो का दावा था कि अधिकतर समाजों में शासक वर्ग का निर्माण सक्षम और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार लोगों से होता है। उसने ऐसे लोगों का वर्णन शेर के रूप में किया है। इसका मतलब यह जताना नहीं है कि शांति के सिद्धांत का कोई पक्षधर नहीं है, समर्थक नहीं है। इसे तकरीबन सभी धार्मिक उपदेशों में केंद्रीय स्थान प्राप्त है। आधुनिक काल भी लौकिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में शांति के प्रबल पैरोकारों का साक्षी रहा है। महात्मा गांधी का इनमें प्रमुख स्थान है। हालांकि शांति के प्रति समकालीन आग्रह के निशान 20वीं सदी के अत्याचारों में देखे जा सकते हैं। इन अत्याचारों के परिणाम स्वरूप लाखों लोगों की मौत हुई। इनमें से कुछ घटनाओं के बारे में आपने इतिहास की पाठ्य पुस्तक में भी पढ़ा होगा, जैसे फांसीवाद, नाजीवाद का उदय तथा विश्व युद्ध। अपने पास पड़ोस में भारत, पाकिस्तान और आज बांग्लादेश के रूप में देश विभाजन की त्रासदी का अनुभव हमने किया है। उपर्युक्त विपदाओं में अभूतपूर्व पैमाने पर तबाही फैलाने में उन्नत तकनीक का प्रयोग भी शामिल रहा है। इस प्रकार दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने लंदन पर घनघोर बमबारी की और प्रतिक्रिया में अंग्रेजों ने 1000 बम वर्षकों को जर्मनी के नगरों पर हमला करने के लिए भेजा। युद्ध का अंत अमेरिका द्वारा जापानी नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिराने से हुआ। इन दो हमलों में कम से कम 1,20,000 लोग तुरंत मारे गए और उससे भी कहीं अधिक लोग आणविक विकिरण के प्रभाव से मरे। करीब 95% मृतक आम नागरिक थे। इस आणविक प्रभाव से लोहे के खंभे तक पिघल गए। युद्ध के बाद दशकों में दुनिया में अपनी सर्वोच्चता कायम करने के लिए दो महाशक्तियों पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ के बीच प्रचंड प्रतिस्पर्धा या मुकाबले का दौर चला। चूँकि परमाणविक हथियार शक्ति के नए प्रतीक बन गए थे, इसलिए दोनों ने उनका बड़े पैमाने पर निर्माण और संचय शुरू कर दिया। बढ़ती हुई इस सैनिक प्रतिद्वंद्विता में 1962 का क्यूबियाई मिसाइल संकट एक उल्लेखनीय अशुभ प्रसंग है। इसका आरंभ तब हुआ जब अमेरिकी जासूसी विमानों ने अपने पड़ोसी देश क्यूबा में सोवियत संघ के आणविक मिसाइल खोज निकाले। प्रतिक्रिया में अमेरिका ने क्यूबा की समुद्री सीमाओं की नाकेबंदी कर दी और सोवियत रूस को धमकी दी कि यदि ये मिसाइल नहीं हटाए गए तो वह उसके खिलाफ सैनिक कार्रवाई करेगा। आमने सामने का यह टकराव तभी समाप्त हुआ जब सोवियत संघ ने अपने मिसाइल हटा दिए। 2 सप्ताह तक चले इस संकट ने मानवता को संपूर्ण तबाही के कगार पर खड़ा कर दिया था। अगर लोग आज शांति का गुणगान करते हैं तो महज इसलिए नहीं कि वे इसे अच्छा विचार मानते हैं। शांति की अनुपस्थिति की भारी कीमत चुकाने के बाद मानवता ने इसका महत्व पहचाना है। त्रासद संघर्षों के प्रेत हमें लगातार कचोटते रहते हैं। आज जीवन अतीत के किसी भी समय से कहीं अधिक असुरक्षित है, अर्थात पहले से ज़्यादा असुरक्षा की भावना है, क्योंकि हर जगह लोग आतंकवाद के बढ़ते खतरों का सामना कर रहे हैं। शांति लगातार बहुमूल्य इसलिए भी बनी हुई है कि इस पर खतरे का साया हमेशा मौजूद है। शांति की परिभाषा अक्सर युद्ध की अनुपस्थिति के रूप में की जाती है। यह परिभाषा सरल तो है पर भ्रामक भी है। यह भ्रम पैदा करती है। सामान्य रूप से हम युद्ध को देशों के बीच हथियारबंद संघर्ष समझते हैं।
हालांकि रवांडा या बोस्निया में जो हुआ वह इस तरह का युद्ध नहीं था, लेकिन यह एक प्रकार से शांति का उल्लंघन या स्थगन तो था। हालांकि प्रत्येक युद्ध शांति के अभाव की ओर जाता है, लेकिन शांति का हर अभाव युद्ध का रूप ले यह कदापि जरूरी नहीं है। शांति की परिभाषा करने में दूसरा कदम होगा इसे युद्ध, दंगा, नरसंहार, कत्ल या सामान्य शारीरिक प्रहार समेत सभी प्रकार के हिंसक संघर्षों के अभाव के रूप में देखना। यह परिभाषा स्पष्ट रूप से पहली परिभाषा से बेहतर मानी गई है। हिंसा प्रायः समाज की मूल संरचना में ही रची बसी होती है। ऐसी सामाजिक संस्थाएं और प्रथाएं जो जाति, वर्ग या लिंग के आधार पर असमानता की खाइयों को और गहरा करती हैं, किसी की क्षति सूक्ष्म और अप्रकट तरीके से भी कर सकती हैं। जाति, वर्ग या लिंग के आधार पर इस स्तरीकरण को अगर शोषित वर्गों की ओर से कोई भी चुनौती मिलती है तो इससे भी संघर्ष और हिंसा पैदा हो सकती है। आज़ाद भारत के संविधान द्वारा गैर कानूनी करार दिए जाने के तक छुआछूत के प्रचलन ने उन्हें सामाजिक बहिष्कार और अत्यधिक वंचना का शिकार बना रखा था। भयावह रीति रिवाजों के इन जख्मों से उबरने के लिए देश अभी तक संघर्ष कर रहा है। हालांकि वर्ग आधारित सामाजिक व्यवस्था अधिक लचीली दिखती है, लेकिन इसने भी काफ़ी असमानता और उत्पीड़न को जन्म दिया है। विकासशील देशों की अधिकांश कामकाजी आबादी असंगठित क्षेत्र से संबद्ध है, जिसमें मेहनताना और काम की दशा बहुत खराब है। विकसित देशों में भी निम्न वर्गीय लोगों की अच्छी खासी आबादी मौजूद है, लेकिन इजरायली प्रभुत्व के खिलाफ चालू फिलिस्तीनी संघर्ष दिखाता है कि इसका अस्तित्व पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा यूरोपीय उपनिवेशवादी देशों के पूर्ववर्ती उपनिवेशों को अभी भी बहुआयामी शोषण के उन प्रभावों से पूरी तरह उबरना शेष है जिसे उन्होंने औपनिवेशिक काल में झेला है। रंगभेद और सांप्रदायिकता में एक समूचे नस्लगत समूह या समुदाय पर लांछन लगाना और उनका दमन करना शामिल रहता है। हालांकि मानवता को विभिन्न नस्लों के आधार पर विभाजित कर सकने की अवधारणा वैज्ञानिक रूप से अप्रमाणिक है, लेकिन कई बार इसका उपयोग मानव विरोधी कुकृत्यों को जायज़ ठहराने में ही किया जाता रहा है। 1865 तक अमेरिका में अश्वेत लोगों को गुलाम बनाने की प्रथा, हिटलर के समय में जर्मनी में यहूदियों का कत्लेआम तथा दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार की 1992 तक अपनी बहुसंख्यक अश्वेत आबादी के साथ दोयम या दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार करने वाली रंगभेद की नीति इसके उदाहरण है। पश्चिमी देशों में नस्ली भेदभाव गोपनीय तौर पर अभी भी जारी है। अब इसका प्रयोग प्रायः एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विभिन्न देशों के अप्रवासियों के खिलाफ होता है। सांप्रदायिकता को नस्लवाद का दक्षिण एशियाई प्रतिरूप माना जा सकता है, जहां शिकार अल्पसंख्यक धार्मिक समूह होते हैं। हिंसा का शिकार व्यक्ति जिन मनोवैज्ञानिक और भौतिक नुकसानों से गुजरता है, वे उसके भीतर शिकायतों को पैदा करती हैं। ये शिकायतें पीढ़ियों तक कायम रहती है। ऐसे समूह कभी कभी किसी घटना या टिप्पणी से भी उत्तेजित होकर संघर्षों के ताज़ा दौर की शुरुआत कर सकते हैं। दक्षिण एशिया में विभिन्न समुदायों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ लंबे समय से मन में रखी पुरानी शिकायतों के उदाहरण हमारे पास हैं, जैसे 1947 में भारत के विभाजन के दौरान भड़की हिंसा से पैदा हुई शिकायतें, न्यायपूर्ण
और टिकाऊ शांति अप्रकट शिकायतों और संघर्ष के कारणों को साफ साफ व्यक्त करने और बातचीत द्वारा हल करने के जरिए ही प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच समस्याओं का हल करने के वर्तमान प्रयासों में हर तबके के लोगों के बीच अधिक संपर्क को प्रोत्साहित करना भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनिसेफ के संविधान ने उचित टिप्पणी की है कि चूंकि युद्ध का आरंभ लोगों के दिमाग में होता है, इसलिए शांति के बचाव भी लोगों के दिमाग में ही रचे जाने चाहिए। इस तरह के प्रयास के लिए करुणा जैसे अनेक पुरातन आध्यात्मिक सिद्धांत और ध्यान जैसे अभ्यास बिल्कुल उपयुक्त माने गए हैं। आधुनिक निरोगकारी तकनीक और मनोविश्लेषण जैसी चिकित्सा पद्धतियां भी यह काम कर सकती है। हमने गौर किया है कि हिंसा का आरंभ महज किसी व्यक्ति के दिमाग में नहीं होता, इसकी जड़ें कतिपय सामाजिक संरचनाओं में भी होती हैं। न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज की संरचनाओं के हिंसा को निर्मूल करने के लिए जरूरी है। शांति, जिसे संतुष्ट लोगों के समरस सह-अस्तित्व के रूप में समझा जाता है, ऐसे ही समाज की उपज हो सकती है। शांति एक बार में हमेशा के लिए हासिल नहीं की जा सकती। शांति कोई अंतिम स्थिति नहीं, बल्कि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यापकतम अर्थों में मानव कल्याण की स्थापना के लिए जरूरी नैतिक और भौतिक संसाधनों के सक्रिय क्रियाकलाप शामिल होते हैं। क्या हिंसा कभी शांति को प्रोत्साहित कर सकती है? अक्सर यह दावा किया जाता है कि हिंसा एक बुराई है, लेकिन कभी कभी शांति के लिए अपरिहार्य पूर्व शर्त जैसी होती है। यह तर्क दिया जा सकता है कि तानाशाहों और उत्पीड़कों को जबरन हटाकर ही उनको जनता को निरंतर नुकसान पहुंचाने से रोका जा सकता है, या फिर उत्पीड़ित लोगों के मुक्ति संघर्षों को हिंसा के कुछ इस्तेमाल के बावजूद न्यायपूर्ण ठहराया जा सकता है। लेकिन अच्छे मकसद से भी हिंसा का सहारा लेना आत्मघाती हो सकता है। एक बार शुरू हो जाने पर इसकी प्रवृत्ति, इसकी आदत नियंत्रण से बाहर हो जाने की होती है और इसके कारण यह अपने पीछे मौत और बर्बादी की एक बड़ी श्रृंखला लाइन छोड़ जाती है। शांति का मकसद लड़ाकुओं की क्षमता को कम करके आंकना नहीं, प्रतिरोध के अहिंसक स्वरूप पर बल देना है। वैसे संघर्षों का एक प्रमुख तरीका सविनय अवज्ञा है, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की देन है और उत्पीड़न की संरचना की नींव हिलाने में इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल होता रहा है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग एक प्रमुख उदाहरण है। गांधी जी ने न्याय को अपना आधार बनाया और विलायती शासकों के अंतःकरण को आवाज दी। जब उससे काम नहीं चला तो उन पर नैतिक और राजनीतिक दबाव बनाने के लिए उन्होंने जन आंदोलन आरंभ किया, जिसमें अनुचित कानूनों को अहिंसक ढंग से खुलेआम तोड़ना शामिल था। उनसे प्रेरणा लेकर मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में काले लोगों के साथ भेदभाव के खिलाफ 1960 में इसी तरह का संघर्ष शुरू किया था। नागरिक अवज्ञा के दबाव में अन्यायपूर्ण संरचनाएं भी रास्ता दे सकती हैं। कभी कभार वे अपनी विसंगतियों के बोझ से ध्वस्त भी हो सकती हैं। निरंकुश सोवियत व्यवस्था का विघटन इसका ताज़ा उदाहरण है। पर ऐसे सुखद नतीजे की गारंटी सभी मामलों में नहीं हो सकती। हिंसा की सहायता लेने का लालच तब अपरिहार्य शांति की खोज में अंतर्निहित विकट स्थिति का ही एक अंग है। अक्सर तर्क दिया जाता है कि हर राज्य अपने को पूर्णतः स्वतंत्र और सर्वोच्च इकाई के रूप में देखता है।
इससे अपने हितों को केवल अपने नज़रिए से देखने और हर हालत में, हर स्थिति में अपने हितों को बचाने और बढ़ाने की प्रवृत्ति जन्म लेती है। शांति का अनुसरण करने के लिए जरूरी होता है कि हम समय को वृहत्तर मानवता के एक हिस्से के रूप में देखें। लेकिन इससे अलग राज्यों में लोगों में फर्क अंतर करके देखने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। अपने नागरिकों के हितों के नाम पर वे अक्सर बाकी लोगों को हानि पहुंचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे शांति के रास्ते में रुकावटें पैदा होती है। यह निरंकुश शासन और म्यांमार जैसी सैनिक तानाशाही में सबसे अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि शांति आज हर व्यक्ति, हर समाज, हर राष्ट्र और हर देश की आवश्यकता है। हर कोई इसके लिए चिंतन करता है, प्रयास करता है, लेकिन यह समय और परिस्थिति के अनुसार अपना अर्थ बदलती रहती है, अर्थात इसके अर्थ और महत्व में परिवर्तन होता रहता है। प्रिय विद्यार्थियों, आशा ही नहीं विश्वास है कि आपने यह व्याख्यान ध्यान से सुना होगा और आपके ध्यान की परीक्षा इन लघु उत्तरात्मक प्रश्नों से हम जांच सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, शांति से आप क्या समझते हैं? जैसा कि आपने इस व्याख्यान में सुना, युद्ध रहित व्यवस्था को शांति के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात ऐसी व्यवस्था जब युद्ध न हो उसे शांति माना जा सकता है, लेकिन यह उचित नहीं है। कैसे? केवल युद्ध ही शांति के लिए खतरा नहीं है। शांति ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त हो, अर्थात समाज में सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी शोषण के अपने व्यक्तित्व और जीवन का विकास करने के लिए समान परिस्थितियां और समान अवसर प्राप्त हों और उनके साथ किसी भी प्रकार का आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक शोषण न किया जाए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जिस तरह समाज और मानव का स्वभाव परिवर्तनशील है, उससे समाज में भी परिवर्तन होता है। उसके साथ साथ शांति के अर्थ और उसके महत्व में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। प्रश्न नंबर 2, शांति का क्या महत्व है? शांति के महत्व के बारे में प्राचीन काल से ही शांति की आवश्यकता, इसकी वांछनीयता, इसका महत्व अनुभव किया जाता रहा है। शांति एक सार्वभौमिक धारणा है। सार्वभौमिक उसे कहते हैं जो सभी स्थान पर, सभी परिस्थितियों में, सभी पर लागू हो। प्राय सभी धर्मों के व्याख्यानों में शांति एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करती जा रही है। विश्व में विकास एवं प्रगति के लिए शांति आवश्यक है कि कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी राज्य तभी विकास कर सकता है, तभी प्रगति कर सकता है यदि वहाँ शांति है। इसके विपरीत यदि वहाँ हिंसा है, युद्ध है, अराजकता है, आतंकवाद है, तो उस राज्य में, उस देश में, उस समाज में किसी भी तरह का विकास होना बड़ा ही मुश्किल कार्य है, लगभग असंभव है। तो इस तरह से शांति के महत्व को ध्यान में रखते हुए आज हर नागरिक, हर व्यक्ति इस विषय पर बड़ा चिंतन कर रहा है और प्रयास कर रहा है कि किसी तरह शांति को बनाया जा सके, शांति को कायम रखा जा सके। प्रश्न नंबर 3, शांति स्थापित करने के लिए क्या किया जा सकता है? नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के लिए
कुछ सीमाएं निश्चित करते हैं, उन पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के परस्पर संबंधों को निश्चित करते हैं। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय कानून अधिक मजबूत नहीं होते, लेकिन फिर भी अधिकांश राज्य जनमत के डर के कारण इन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करते हैं। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की तरह ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नंबर 3, शक्ति संतुलन। विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने का एक अन्य महत्वपूर्ण उपाय संतुलन की स्थापना है। शक्ति संतुलन का अर्थ है कि किसी भी राष्ट्र को इतना अधिक शक्तिशाली न बनने दिया जाए कि वह अन्य राज्यों एवं विश्व शांति के लिए खतरा बन जाए। नंबर 4, निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण, अर्थात हथियारों पर नियंत्रण। विश्व शांति की स्थापना के लिए एक अन्य उपाय है निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण। विश्व में जितने अधिक हथियार होंगे, शस्त्र होंगे, गोला बारूद होंगे, विश्व शांति को उतना ही अधिक खतरा होगा। अतः विभिन्न राज्यों को चाहिए कि वे इस पर बल दें और शस्त्र नियंत्रण के साधन अपनाएं। नंबर 5, सामूहिक उत्तरदायित्व। विश्व शांति की स्थापना में सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में विश्व में शांति स्थापना का उद्देश्य किसी एक राज्य का न होकर सभी राज्यों का है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर ही की गई है। सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत सभी राष्ट्र मिलकर उस राष्ट्र के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं जो किसी दूसरे राज्य में हस्तक्षेप करता है। छठा है जनमत। शांति स्थापना में जनमत की भूमिका की भी अवहेलना नहीं की जा सकती। वर्तमान समय में तो जनसंचार के साधनों का इतना विकास हो चुका है कि कुछ ही समय में किसी भी विषय पर जनमत तैयार हो जाता है और सरकारें भी वर्तमान में जनमत के प्रभाव को जानती है, जिस कारण वे किसी तरह से विश्व शांति को भंग करने से डरती है। प्रश्न नंबर 4, क्या शांति स्थापित करने के लिए हम हिंसा का उपयोग कर सकते हैं? अक्सर दावा किया जाता है कि हिंसा एक बुराई है, लेकिन कभी कभी यह शांति लाने के लिए अपरिहार्य पूर्व शर्त जैसी प्रतीत होती है। यह तर्क दिया जा सकता है कि तानाशाहों और उत्पीड़कों को जबरन हटाकर ही उनको जनता को निरंतर नुकसान पहुंचाने से रोका जा सकता है। प्रश्न नंबर 5, हमारे समाज में हिंसा बढ़ने के प्रमुख कारण क्या है? अर्थात वर्तमान समय में शांति के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आती है? पहला है युद्ध, कि शांति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा युद्ध है। युद्ध के समय नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं पर काफ़ी हद तक प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसके अलावा युद्धग्रस्त नागरिकों को कई अन्य प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वे अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाते। नंबर 2, शस्त्रीकरण। शस्त्रीकरण आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की ज्वलंत समस्या है, जो निरंतर विचार विमर्श के बावजूद भी अत्यंत गंभीर बनी हुई है, क्योंकि 20वीं शताब्दी में शस्त्रों के उत्पादन ने बड़ा भयानक रूप धारण किया है, जिसके कारण मानव सभ्यता अपने आप को बारूद के ढेर पर बैठी हुई अनुभव करती है, जो किसी भी क्षण संपूर्ण मानव सभ्यता को नष्ट कर सकती है। इसलिए आज विश्व समुदाय निशस्त्रीकरण के ऊपर जोर देता है और यह समय की भी मांग है। नंबर 3, आतंकवाद। शांति के मार्ग में अन्य गंभीर समस्या आतंकवाद है। आतंकवाद के कारण निर्दोष लोगों को जान माल की हानि उठानी पड़ती है, जिसके कारण वे अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाते। नंबर 4, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता भी शांति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। एक राज्य में रहने वाले अलग अलग संप्रदायों के बीच संघर्ष होते रहते हैं, जिससे वहाँ की शांति व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने व्याख्यान को सुना और इन लघु उत्तरात्मक प्रश्नों पर विचार किया। अब आपको गृह कार्य के लिए प्रश्न दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 1, हिंसा के माध्यम से दूरगामी न्यायोचित उद्देश्यों को नहीं पाया जा सकता। आप इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं? प्रश्न नंबर 2, शांति और संघर्ष में संबंध
स्पष्ट करें। प्रिय विद्यार्थियों, अब आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।